हेलो दोस्तों, इससे पहले हम सीआरपीसी के 250 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। इस वीडियो के अंदर भी हम 50 के अराउंड क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू सीआरपीसी के। तो हम उनको स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम 150 क्वेश्चन नंबर से लेके 204 या 205 तक करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं क्या क्वेश्चन दिया गया है। पूछ रहा है वेयर द पुलिस सबमिट्स अ फाइनल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 170 सबसेक्शन 2 ऑफ सीआरपीसी फॉर ड्रॉपिंग ऑफ प्रोसीडिंग टू ए मजिस्ट्रेट। द मजिस्ट्रेट, जहाँ पे पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट कर दी सेक्शन 173 सबसेक्शन 2 के हिसाब से सीआरपीसी के मजिस्ट्रेट के पास। तो अब मजिस्ट्रेट के लिए ऑप्शन दिए हैं कि मजिस्ट्रेट जो है वो उसको एक्सेप्ट कर सकता है, उसको रिजेक्ट कर सकता है और कॉग्निजेंस ले सकता है, उसको रिजेक्ट कर सकता है और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकता है, या फिर इनमें से किसी भी चीज़ के लिए बोल सकता है। तो मजिस्ट्रेट जो होता है उसके पास इनमें से किसी भी चीज़ को करने की पावर होती है। वो उसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो उसको रिजेक्ट भी कर सकता है और उसकी कॉग्निजेंस भी ले सकता है। उसको रिजेक्ट करके बोल सकता है कि और इन्वेस्टिगेशन कीजिए। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। फिर इसके अंदर पूछ रहा है इन सबमिटिंग द फाइनल रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी द इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी। अब जब फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जा रही है सेक्शन 173 ऑफ सीआरपीसी के हिसाब से, जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है उसके लिए ऑप्शंस दिए हैं इसके अंदर। इसने पूछ रहा है इज़ ऑब्लाइज्ड टू सीक द ओपिनियन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, की क्या उसकी ड्यूटी है कि वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर से ओपिनियन ले। तो ये ऑप्शन गलत है। कैन बी कंपेल्ड बाय द कोर्ट टू सीक द ओपिनियन ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर, की भाई जो कोर्ट है वो उसको कंपेल करे कि वो पीपी से जो है ओपिनियन ले। तो ये भी गलत है। हैज़ टू कैरी आउट कंबाइंड ऑपरेशन विद पब्लिक प्रोसिक्यूटर, ये भी गलत है। तो मतलब कि इसका ऑप्शन डी ठीक है। ना ही ए ठीक, ना ही बी ठीक, ना ही सी ठीक। ना ये चीज़ होती, ना ये चीज़ होती, ना ये चीज़ होती। फिर इसके अंदर पूछ रहा है री ओपनिंग ऑफ इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 ऑफ सीआरपीसी। तो जब इन्वेस्टिगेशन की री ओपनिंग होती है सीआरपीसी के अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 के अंदर, उसके बारे में पूछ रहा है कैन बी डन बाय द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ओनली, की जो आईओ है सिर्फ वही कर सकता है, जो मजिस्ट्रेट के ऑर्डर हैं सिर्फ उसी से हो सकता है। पब्लिक प्रोसिक्यूटर के कैन बी डन ओनली आफ्टर सीकिंग ऑफ ओपिनियन ऑफ द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, की वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर की ओपिनियन लेके किया जा सकता है। एंड ऑन द डायरेक्शन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, या फिर जो स्टेट गवर्नमेंट है उसकी भी डायरेक्शन होनी चाहिए। कैन बी डन बाय द पुलिस ऑफ इट्स ओन और अंडर द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट, की पुलिस जो है वो खुद भी कर सकती है और कोर्ट की डायरेक्शन के ऊपर भी कर सकती है। तो इसके अंदर यहाँ पे ऑप्शन डी ठीक है कि पुलिस जो अपने आप भी कर सकती है और कोर्ट के डायरेक्शन के ऊपर भी कर सकती है। उसके बाद पूछता है कि बिफोर ऑर्डरिंग फर्दर इन्वेस्टिगेशन अंडर सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 ऑफ सीआरपीसी द कोर्ट इज़, भाई जब भी कोर्ट ये वाली इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोलेगा, फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोलेगा, तो कोर्ट किस चीज़ से ऑब्लाइज होगा, अंडर एन ऑब्लिगेशन टू हियर द एक्यूज, की जो एक्यूज है उसको सुनने के लिए वो ऑब्लिगेशन के अंदर होगा। अंडर नो इनहिबिशन, अंडर एन ऑब्लिगेशन टू हियर द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, अंडर द ऑब्लिगेशन टू हियर द एक्यूज पर्सन फॉर ट्रायल। तो इसके अंदर इसका ऑप्शन बी ठीक होगा, नो इनहिबिशन। उसके बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 ऑफ सीआरपीसी इज़, अब ये जो हो रही है इन्वेस्टिगेशन ये क्या है, द कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द अर्लियर इन्वेस्टिगेशन, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन एब इनिशियो वाइपिंग आउट द अर्लियर इन्वेस्टिगेशन, की जो पहले इन्वेस्टिगेशन हुई थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई, अब ये शुरू से इन्वेस्टिगेशन होगी। या फिर री इन्वेस्टिगेशन एब इनिशियो वाइपिंग आउट द अर्लियर इन्वेस्टिगेशन, या फिर ये री इन्वेस्टिगेशन होगी पहले को ख़त्म करके, या फिर ए बी या सी में से सभी ठीक होंगे, मतलब इनमें से कोई एक ठीक होगा। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है, ये कॉन्टिन्यूएशन होगी अर्लियर इन्वेस्टिगेशन की। तो ऑप्शन ए ठीक है। फिर सेक्शन 463 ऑफ सीआरपीसी परमिट्स, की 463 जो सेक्शन है सीआरपीसी का वो परमिट करता है किस चीज़ के लिए, ओरल एविडेंस बाय द मजिस्ट्रेट ऑफ द कन्फेशन मेड टू हिम, की जो ओरल एविडेंस है मजिस्ट्रेट के द्वारा कन्फेशन का जो उसके सामने किया गया है, oral evidence to prove that the procedure laid down under section 164 of CRPC had actually been followed, where the record with ought to show that does not do so। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी ठीक है।
उसके बाद पूछ रहा है अंडर सेक्शन 172 ऑफ CRPC इट इज़ मैंडेटरी फॉर एवरी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर टू मेंटेन अ केस डायरी। द सेट केस डायरी कैन बी यूज ड्यूरिंग ट्रायल। कि भाई 172 के अंदर जो केस डायरी मेंटेन करनी होती है आईओ को, वो मैंडेटरी है। तो ये जो केस डायरी है वो यूज़ की जा सकती है ट्रायल के अंदर किसके द्वारा? तो ये कोर्ट के द्वारा या फिर पुलिस ऑफिसर के द्वारा कोई स्टेटमेंट देने के लिए, ट्रायल के दौरान अपनी मेमोरी को रिफ़्रेश करने के लिए, या फिर एक्यूज़ के द्वारा एक लिमिटेड एक्सटेंट तक, या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे वो जो डायरी मेंटेन करनी है वो पुलिस ऑफिसर स्टेटमेंट देने के लिए करता है कि भाई अगर ट्रायल के द्वारा उसको अपनी मेमोरी रिफ़्रेश करनी है तो उसमें से वो देख सके। तो ये सेक्शन 172 के अंदर जो है इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर। नहीं, इसके अंदर सब चीज़ों के लिए कर सकता है। कोर्ट भी कर सकता है, कैन बी यूज ड्यूरिंग ट्रायल। पुलिस ऑफिसर भी कर सकता है, एक्यूज भी कर सकता है, लेकिन बहुत लिमिटेड। तो ऑल ऑफ द अबव ठीक होगा। बी मैंने गलत बता दिया था, इसका ऑल ऑफ द अबव ठीक होगा। ठीक है। फिर उसके बाद 157 के अंदर पूछा अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC एन एक्यूज पर्सन कैन बी रिमांडेड टू पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी द ऑथराइजेशन ऑफ सच डिटेंशन। तो ये जो 167 में एक्यूज पर्सन को रिमांड पे लिया जाता है पुलिस के द्वारा, तो इसके लिए पूछ रहा है वो कितने दिन की अथॉरिटी है वो रिमांड पे देने की, मैक्सिमम कितने दिन तक दिया जा सकता है। तो मैक्सिमम इसके अंदर 15 दिन से ज़्यादा नहीं दिया जा सकता वन टाइम पे। वो बार बार मतलब एक बारी के 15 दिन पूरे हो गए फिर आपको कोर्ट जाना पड़ेगा, फिर परमिशन लेनी पड़ेगी पुलिस को वो उस व्यक्ति को रिमांड पे लेने के लिए। तो सिर्फ एक बारी में 15 डेज़ के लिए मैक्सिमम भेजा जा सकता है। तो उसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC the nature of the custody can be altered from judicial custody to police custody and vice versa. This alteration can be done, वो JC से PC में किया जा सकता है, PC से JC में किया जा सकता है। तो ये अल्ट्रेशन की जा सकती है। तो ये अल्ट्रेशन के लिए पूछ रहा है दिस अल्ट्रेशन कैन बी डन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ फर्स्ट 7 days, फर्स्ट 10 days, फर्स्ट 15 days या फर्स्ट 14 days। तो ये जो अल्ट्रेशन है ये फर्स्ट 15 days के अंदर की जा सकती है। ऑप्शन सी ठीक है। For the authorization of detention in any custody, the accused must be produced before the magistrate। कि अगर कोई अथोराइजेशन करनी है डिटेंशन के लिए किसी भी कस्टडी के अंदर, चाहे JC में भेजना हो, PC में भेजना हो, तो उसके लिए जो एक्यूज है वो मजिस्ट्रेट के सामने ज़रूर प्रोड्यूस होना चाहिए। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है कि उसको हमें मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए ठीक है। फिर पूछ रहा है अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC द मजिस्ट्रेट कैन ऑथोराइज डिटेंशन फॉर टोटल पीरियड ऑफ 90 days ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन इन केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल। तो यहाँ पे 90 दिन की जो है टोटल पीरियड की डिटेंशन दी जा सकती है कोर्ट के द्वारा अगर वो कौन सा ऑफेंस है, मतलब उसके अंदर कितनी पनिशमेंट है। डेथ वाले में भी दिया जा सकता है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ में भी दिया जा सकता है, 10 साल से ऊपर वाली सजा में भी दिया जा सकता है। मतलब ऑप्शन डी ठीक है, सभी के अंदर दिया जा सकता है। Under section 167 of CRPC for detention for total period of 90 days during investigation, the expression for a term of imprisonment not less than 10 years means ये जो 10 साल से कम का पीरियड के लिए बोल रहा है इसका मतलब क्या है ये पूछ रहा है। तो इसके ऑप्शंस देखते हैं, ऑप्शंस क्या दिए गए हैं। ऑप्शंस के अंदर बोल रहा है मोर देन 10 years, अप टू 10 years, लेस देन 10 years, बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे ये क्या ऑप्शन, इसका कौन सा ऑप्शन ठीक है? बी ऑप्शन ठीक है कि अप टू 10 years है इसका मतलब। फिर अंडर सेक्शन 167 ऑफ CRPC फॉर ऑफेंसेज अदर देन दोज पनिशेबल विद डेथ, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 10 years, द डिटेंशन ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन कैन बी ऑथोराइज फॉर अ टोटल पीरियड ऑफ, ये जो अभी हमने पढ़ा जिसके अंदर 90 दिन की डिटेंशन दी जा सकती है, इसके अलावा बोल रहा है कि इस कितने दिन की डिटेंशन हो सकती है, 60 days की हो सकती है। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। इन सारे ऑफेंसेस के अंदर 90 days, बाकी सारे ऑफेंसेस के अंदर 60 days। In the investigation, if the investigation is not completed within 90 days or 60 days as the case may be and the accused is in custody on expiry of the said period, the accused is entitled to, मान लीजिए 90 दिन या 60 दिन के अंदर जो है इन्वेस्टिगेशन पूरी नहीं होती और एक्यूज़ जो होता है वो कस्टडी के अंदर होता है, तो जब ये पीरियड एक्सपायर हो जाता है तो एक्यूज़ होता है वो किस चीज़ के लिए इंटाइटल होता है? डिस्चार्ज होने के लिए, बेल के लिए, या फिर फ्रेश एप्लीकेशन लगाने के लिए बेल की, या फिर रिलीज़ होने के लिए बेल के ऊपर बिना किसी एप्लीकेशन लगाए, या फिर एक्विट होने के लिए। तो यहाँ पे ऑप्शन बी ठीक है कि जो एप्लीकेशन लगाई जाती है उसके अंदर उसको वो बेल मिल जाती है, वो ऑथोराइज हो जाता है, मतलब उसको बेल पे छोड़ दिया जाएगा जब उसके लिए एप्लीकेशन लगाई जाएगी। फिर
फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटेशन ऑफ पीरियड ऑफ 90 days एंड 60 और 60 days एज अ केस में बी फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 ऑफ CRPC, ये जो डे कैलकुलेट करना है 90 दिन या 60 दिन किस हिसाब से होंगे, तो इसके अंदर द डे ऑफ अरेस्ट ऑफ द एक्यूज हैज़ टू बी एक्सक्लूड, जिस दिन वो अरेस्ट हुआ था उसको एक्सक्लूड करना होगा। द डे ऑन विच द एक्यूज वॉज रिमांडेड इज़ टू बी एक्सक्लूडेड, जिस दिन उसको रिमांड पे भेजा गया उसको एक्सक्लूड करना होगा। द डे ऑफ अरेस्ट एंड द डे ऑन विच द एक्यूज वॉज रिमांडेड इज डिफरेंट, बोथ हैव टू बी एक्सक्लूडेड, अगर वो दोनों दिन अलग अलग है दोनों को एक्सक्लूड करना होगा। द डे ऑफ अरेस्ट ऑफ द एक्यूज ओनली हैज़ टू बी एक्सक्लूडेड एंड द डे ऑन विच द एक्यूज वॉज रिमांडेड इवन इफ डिफरेंट कैन नॉट बी एक्सक्लूडेड। तो इसके अंदर इसका ऑप्शन सी ठीक होगा कि जो डे ऑफ अरेस्ट है एक्यूज का और जो डे ऑफ रिमांड है अगर वो डिफरेंट है तो दोनों ही को हम एक्सक्लूड कर देंगे। एन एक्यूज वॉज अरेस्टेड फॉर ऑफेंस अंडर सेक्शन 302 कि भाई एक उसको अरेस्ट किया गया, उसने 302 का अपराध किया कितनी तारीख को, 1 जनवरी 2002 को, और उसको रिमांड पे भेजा गया मतलब जुडिशियल कस्टडी या पुलिस कस्टडी के अंदर 2 जनवरी को। अब ये जो सेक्शन 167 सब सेक्शन 2 है इसके लिए जो पीरियड ऑफ कंप्यूटेशन है 90 डेज़ का, ये किस हिसाब से होगा उसके बारे में पूछ रहा है। इसके अंदर पूछता है कि द डे ऑफ अरेस्ट जो 1 तारीख है ओनली हैज़ टू बी एक्सक्लूडेड एंड शैल बी कंप्यूटेड, सिर्फ बोल रहा है 1 तारीख को निकाल दो, तो अभी हमने ऊपर पढ़ा ये गलत है, दोनों दिन निकाल सकते हैं अगर वो दोनों दिन अलग अलग है। द डे ऑफ अरेस्ट 1 तारीख एंड द डे ऑफ रिमांड 2 तारीख, बोथ हैव टू बी एक्सक्लूडेड एंड द 90th डे शैल फॉल 2/4/2002। तो ये ऑप्शन ठीक है क्योंकि यहाँ पे हमने दोनों चीज़ों को निकाल दिया, 1 तारीख को भी निकाल दिया, 2 तारीख को भी निकाल दिया, और जो हमारी डेट पड़ेगी अब वो 2/4/2020 की पड़ेगी। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर 166। इसके अंदर बोल रहा है इन केस ट्रायबल बाय मजिस्ट्रेट एज अ सम्मन केस द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंटिन्यूड अंडर सेक्शन 167 सब सेक्शन 5 ऑफ CRPC। अगर वो सम्मन केस है तो उसके अंदर पूछ रहा है कि जो 157 सब सेक्शन 5 की जो इन्वेस्टिगेशन होती है वो कंटिन्यूड नहीं की जा सकती, एक पीरियड दे रहा है इसके अंदर कितने पीरियड के बाद, तो बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट ऑफ द एक्यूज की 6 महीने के बाद नहीं किया जा सकती जब उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया गया। बियॉन्ड द पीरियड ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस, बियॉन्ड द पीरियड ऑफ मैक्सिमम टर्म्स ऑफ इम्प्रिजमेंट प्रिस्क्राइब फॉर द ऑफेंस फ्रॉम द डेट ऑफ अरेस्ट ऑफ द एक्यूज, बियॉन्ड द पीरियड ऑफ मैक्सिमम टर्म्स ऑफ इम्प्रिजमेंट प्रिस्क्राइब फॉर द ऑफेंस फ्रॉम द डेट ऑफ कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है कि 6 महीने से ज़्यादा का पीरियड नहीं हो सकता जिस दिन उसको अरेस्ट किया है। फिर continuation of investigation in a summon case triable by magistrate beyond the period of 6 months from the date of arrest of the accused without the previous permission of the magistrate। ये जो हम इन्वेस्टिगेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं सम्मन केस के अंदर जो कि मजिस्ट्रेट के द्वारा ट्रायबल है 6 महीने के पीरियड के आगे भी जिस दिन उसको अरेस्ट किया गया एक्यूज को बिना प्रीवियस परमिशन के मजिस्ट्रेट के, तो ऐसे के अंदर क्या होगा ये पूछ रहा है। शेल रेंडर द एंटायर इन्वेस्टिगेशन विशिएटेड, ऐसा नहीं होगा। शेल नॉट रेंडर द एंटायर इन्वेस्टिगेशन बट द एक्यूज इज लाइबल टू बी डिस्चार्ज, ये नहीं होगा। शेल नॉट रेंडर द एंटायर इन्वेस्टिगेशन बैड बट द प्रोसिक्यूशन कैन नॉट रिलाई ऑन द इन्वेस्टिगेशन सो कैरिड आउट एंड द एविडेंस सो कलेक्टेड शेल नॉट बी एडमिसिबल। तो इसका ऑप्शन सी ठीक होगा। फिर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इन्वेस्टिगेशन द पुलिस इज़ टू सबमिट फाइनल रिपोर्ट टू मजिस्ट्रेट। द मजिस्ट्रेट जो फाइनल रिपोर्ट सबमिट की जा रही है पुलिस के द्वारा मजिस्ट्रेट को 173 जो सेक्शन होता है उसके अंदर, तो यहाँ पे जो मजिस्ट्रेट होगा इज़ बाउंड बाय द कंक्लूजन ड्रॉन बाय द पुलिस। तो अब यहाँ पे वो बाइंड हो जाएगा जो पुलिस ने कंक्लूजन निकाला है और उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा सेम चीज़ें जो पुलिस ने रिकमेंड किया है कि देर इज़ नो सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग फर्दर, कि भाई इसके अंदर कोई भी ऐसे ग्राउंड नहीं है कि इसके अंदर फर्दर प्रोसीड किया जाए, या फिर वो बाउंड नहीं है जो कंक्लूजन पुलिस ने ड्रॉ किया है वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकता है। मे इशू अ प्रोसेस अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन, या फिर वो प्रोसेस इशू कर सकता है एक्यूज के अगेंस्ट, या फिर बोथ बी एंड सी। तो यहाँ पे ऑप्शन देखें तो डी ऑप्शन ठीक है, ये बाउंड नहीं है कंक्लूजन से जो भी पुलिस के द्वारा दिया गया है और वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए बोल सकता है, या फिर उसको ठीक लगता है तो वो प्रोसेस इशू कर सकता है एक्यूज पर्सनस के अगेंस्ट। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है।
Upon the report being forwarded under section 173 subsection 2 of CRPC to the magistrate for dropping of the proceeding, before deciding not to take cognizance the magistrate की उसको जो रिपोर्ट दी गई मजिस्ट्रेट को 173 सबसेक्शन 2 के अंदर उसको ये दी गई कि आप प्रोसीडिंग को ड्रॉप कर दीजिए। अब जब मजिस्ट्रेट इस चीज़ को डिसाइड कर रहा है कॉग्निजेंस लेने से पहले, तब उसके बारे में पूछ रहा है कि क्या करेगा। मस्ट गिव नोटिस टू प्रोवाइड द इन्फॉर्मेंट एंड अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हियर्ड, कि वो नोटिस देगा और जो इन्फॉर्मेंट था उसको एक अपॉर्चुनिटी देगा सुनने की। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है 169 का। फिर हम आते हैं नेक्स्ट के ऊपर 170 के ऊपर। द ऑर्डर पास अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, आज जो ऑर्डर पास किए जाते हैं सेक्शन 125 ऑफ CRPC के, वो कौन से ऑर्डर होते हैं उसके बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया है समरी इन नेचर बट फाइनली डिटरमाइन द राइट्स, की वो समरी होते हैं नेचर के अंदर लेकिन फाइनली राइट्स को डिटरमाइन कर देते हैं, जो ऑब्लिगेशंस होती हैं पार्टी की उनको डिटरमाइन कर देते हैं। सेकंड ऑप्शन दे रहा है समरी इन नेचर होते हैं लेकिन वो फाइनली डिटरमाइन नहीं करते राइट्स एंड ऑब्लिगेशन के पार्टीज़ के, विच आर टू बी फाइनली डिटरमाइन बाय सिविल कोर्ट, जो कि सिविल कोर्ट के द्वारा फाइनली डिटरमाइन होने होते हैं। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर आते हैं हम नेक्स्ट के ऊपर, सेक्शन 125 ऑफ CRPC प्रोवाइड्स अ रेमेडी। तो ये 125 की रेमेडी के बारे में बात कर रहे हैं कि 125 के अंदर रेमेडी दी गई है CRPC, और ए ऑप्शन देता है बाय वे ऑफ समरी प्रोसीजर, by way of summary procedure which is co-extensive with the civil liability under the civil law, by way of summary procedure which is not co-extensive with the civil liability under the personal law or civil law। तो इसका ऑप्शन सी ठीक है। फिर नेक्स्ट बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द कंटेक्स्ट ऑफ सेक्शन 125 ऑफ CRPC आर नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। बोलता है इट इज़ inconsistent with section 23 of Hindu Adoption and Maintenance Act 1956 and both cannot stand together, यही स्टेटमेंट इसने गलत दे दी। तो मतलब इसका ऑप्शन ए ठीक है। ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है क्योंकि ये दोनों एक साथ स्टैंड कर सकते हैं। जो इसका सेक्शन 23 है हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का, और जो सेक्शन 125 है CRPC का, ये दोनों एक साथ स्टैंड कर सकते हैं। फिर सेक्शन 125 ऑफ CRPC इज़ एप्लीकेबल टू, पूछ रहा है कि सेक्शन CRPC जो है वो किसके ऊपर एप्लीकेबल है, हिंदूज़ के ऊपर, मुस्लिम्स के ऊपर, क्रिश्चियंस के ऊपर, या फिर सभी धर्मों के लोगों के ऊपर। तो सेक्शन डी इसका ऑप्शन डी ठीक है, सभी धर्मों के ऊपर ये एप्लीकेबल है। फिर 174 के अंदर पूछ रहा है द मुस्लिम्स वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट डील्स विद, इसके बारे में पूछ रहे हैं किससे ये डील करता है, किस चीज़ से ये डील करता है। तो क्लेम्स ऑफ मेंटेनेंस बाय अ मुस्लिम वुमेन, क्लेम्स ऑफ मेंटेनेंस बाय मुस्लिम डाइवोर्स्ड वुमेन, तो ये इससे डील करता है। जो मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन राइट्स ऑन डाइवोर्स एक्ट है, ये किस बारे में बात करता है, मेंटेनेंस के बारे में बात करता है, मुस्लिम डाइवोर्स्ड वुमेन के, मुस्लिम वुमेन नहीं, मुस्लिम डाइवोर्स्ड वुमेन के बारे में बात करता है। तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर 175 के अंदर दे रहा है, पूछ रहा है कि अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC हु कैन नॉट बी ऑर्डर टू प्रोवाइड मेंटेनेंस, कि इनमें से हम किसको ऑर्डर नहीं कर सकते कि वो मेंटेनेंस को प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे हम फादर को भी ऑर्डर कर सकते हैं, हस्बैंड को भी कर सकते हैं, डॉटर को भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी ठीक है, नन ऑफ द अबव। where the husband has obtained a decree of divorce against the wife on ground of desertion under section 125 it is, भाई जहाँ पे हस्बैंड ने एक डिक्री ऑब्टेन किया डिवोर्स की अपनी वाइफ के अगेंस्ट, किस बेसिस पे, डिजर्शन के बेसिस पे, मतलब वो उससे अलग रह रहा था, अंडर सेक्शन 125 इट इज़। तो जो सेक्शन 125 के अंदर ये क्या होगी, इसके बारे में पूछ रहा है। नो बार फॉर द वाइफ टू क्लेम मेंटेनेंस अगेंस्ट द हस्बैंड, तो ये कोई बार नहीं बनेगा वाइफ के लिए अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस मांगने का। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। इन प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 CRPC, जब 125 की प्रोसीडिंग होती है CRPC के अंदर, स्ट्रिक्ट प्रूफ ऑफ मैरिज इज नेसेसरी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रिक्ट प्रूफ चाहिए होगा। स्टैंडर्ड ऑफ प्रूफ इज़ वेरी हाई एज रिक्वायर्ड इन प्रोसीडिंग अंडर द हिंदू मैरिज एक्ट, ये भी गलत है। प्रेमा फसाई प्रूफ शोइंग दैट पार्टीज आर लिविंग एज हस्बैंड एंड वाइफ इज सफिशिएंट, तो इसका ऑप्शन सी ठीक है कि देखने में पहले नज़रिए में ऐसा लगना चाहिए कि ये जो पार्टीज़ हैं ये एज अ हस्बैंड एंड वाइफ रह रहे हैं, इतनी सी बात जो है सफिशिएंट होगी। अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC द फादर एंड द मदर दैट द पेरेंट्स कैन क्लेम मेंटेनेंस फ्रॉम देयर, की जो माता पिता होते हैं, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं, वो मेंटेनेंस किससे मांग सकते हैं, वो सन से भी मांग सकते हैं, डॉटर से भी मांग सकते हैं। तो बोथ सन एंड डॉटर आर करेक्ट, तो इसका ऑप्शन डी ठीक होगा।
द एक्सप्रेशन मदर अंडर सेक्शन 125 सबसेक्शन 1 मीन्स एंड रेफरेबल टू, तो यहाँ पे मदर का मतलब क्या है इस सेक्शन 125 के अंदर? रियल और नेचुरल मदर, स्टेप मदर जनरली, बोथ ए एंड बी, नीदर ए और नॉर बी। तो यहाँ पे रियल और नेचुरल मदर की बात की गई है, स्टेप मदर की बात नहीं की गई। ऑप्शन ए ठीक होगा। सेक्शन 188 ऑफ CRPC प्रोवाइड फॉर द एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन ओवर, तो 188 के अंदर वो एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जुरिडिक्शन की बात कर रहा है, किसके पास है? तो इंडियन सिटीजन्स, नॉन सिटीजन्स, फॉरनर्स या ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है, ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल है। A stepmother can claim maintenance under section 125 of CRP from her stepson, कि एक स्टेप मदर जो है वो 125 के अंदर अपने स्टेप सन से मेंटेनेंस मांग सकती है। क्या कंडीशन है? प्रोवाइडेड शी इज़ चाइल्डलेस एंड विडो, की ऐसी कंडीशन होनी चाहिए कि वो बिना बच्चे के हो और विडो हो, या फिर प्रोवाइडेड शी इज़ चाइल्डलेस एंड हर हस्बैंड इज़ इनकैपेबल ऑफ सपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग हर, कि भाई वो चाइल्डलेस हो और उसका जो हस्बैंड है वो इनकेपेबल हो उसको मेंटेन करने से। प्रोवाइडेड शी इज़ चाइल्डलेस दो हर हस्बैंड इज़ कैपेबल ऑफ सपोर्टिंग एंड मेंटेनिंग हर। तो यहाँ पे जो हमने ए पढ़ा वो भी ठीक है कि वो चाइल्डलेस हो या फिर विडो हो तो भी चल जाएगा, या फिर वो चाइल्डलेस हो और साथ ही साथ उसका जो हस्बैंड है वो इनकेपेबल हो उसको मेंटेन करने के लिए। तो इन दोनों केसेस के अंदर एक स्टेप मदर अपने स्टेप सन से मेंटेनेंस मांग सकती है। तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC कैन बी क्लेम्ड, अभी मेंटेनेंस मांगने की बात कर रहा है भाई लीगली वेडेड वाइफ ड्यूरिंग द सब्सिस्टेंस ऑफ मैरिज, ये ऑप्शन ठीक है। बाय डिवोर्स वाइफ हु हैज़ नॉट रीमैरिड, ये ऑप्शन भी ठीक है। तो मतलब बोथ ए एंड बी आर करेक्ट, इसका ऑप्शन सी ठीक है कि एक लीगली वेडेड वाइफ भी मांग सकती है, एक डिवोर्स वाइफ भी मांग सकती है जिसने अभी दोबारा से शादी नहीं की। अगर वो दोबारा से रीमैरिड हो जाती है तो फिर वो यहाँ पे 125 के अंदर मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। फिर 183 के अंदर पूछ रहा है मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC कैन नॉट बी क्लेम्ड, कि मेंटेनेंस जो है 125 के अंदर वो क्लेम नहीं की जा सकती बाय मैरिड डॉटर हैविंग अटेन मेजॉरिटी। तो ये ऑप्शन ठीक है कि जो एक मैरिड डॉटर है जिसने मेजॉरिटी अटेन कर ली है वो 125 ऑफ CRPC के अंदर मेंटेनेंस नहीं मांग सकती। Who among the following can claim मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, इनमें से कौन मांग सकता है मेंटेनेंस 125 के अंदर? लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट मेजर चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम फिजिकल और मेंटल एबनॉर्मेलिटी, तो ये मांग सकता है। लेजिटिमेट और इलेजिटिमेट माइनर चाइल्ड, ये भी मांग सकता है। वाइफ इंक्लूडिंग डिवोर्स बट नॉट रीमैरिड वुमेन, ये भी मांग सकती है। तो मतलब ऑप्शन डी ठीक है, ये सभी मेंटेनेंस मांग सकते हैं सेक्शन 125 CRPC के अंदर। अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC, तो कितना अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस जो होता है CRPC के अंदर दिया जा सकता है? 500 रुपये पर महीने तक, 1000 रुपये पर महीने तक, 5000 रुपये पर महीने तक। तो ऐसी कोई लिमिट कहीं पे नहीं दी गई, तो मतलब विदाउट एनी लिमिट वो एक व्यक्ति के ऊपर देखा जाता है जिससे वो मेंटेनेंस दिलाई जा रही है वो कितना अर्न करता है, तो वैसा ही लिविंग स्टैंडर्ड उनको भी दिया जाता है उस बेसिस पे। 186 के अंदर पूछा है सेक्शन 125 ऑफ CRPC डज नॉट कंटेम्पलेट पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस, की जो 125 है वो कंटेम्पलेट नहीं करता जो पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस अलाउंसेस हैं बाय मदर टू चिल्ड्रन, जो माता के द्वारा अपने बच्चों को दिए जाते हैं, बाय वाइफ टू हस्बैंड बोथ ए एंड बी, नीदर ए नॉर बी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका ऑप्शन सी ठीक है, दोनों ही ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट में पूछा है अंडर सेक्शन 125 सबसेक्शन 4 ऑफ CRPC हु ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट क्लेम मेंटेनेंस, इनमें से कौन मेंटेनेंस नहीं मांग सकता? तो यहाँ पे दे रहा है वाइफ लिविंग इन एडल्ट्री, वाइफ लिविंग सेपरेटली बाय म्यूचुअल कंसेंट, बोथ ए एंड बी, इधर ए और बी। तो यहाँ पे ऑप्शन सी ठीक है, वो दोनों ही नहीं मांग सकते, जो अडल्ट्री में रह रही है या फिर जो दूसरी चीज़ थी। फिर अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC है मजिस्ट्रेट, 125 के अंदर पूछ रहा है कि जो मजिस्ट्रेट है हैज़ पावर टू ग्रांट इंट्री मेंटेनेंस एंड द एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग्स। तो ये ठीक है कि मजिस्ट्रेट के पास पावर है कि वो ग्रांट कर सकता है इंट्री मेंटेनेंस और एक्सपेंसेस को प्रोसीडिंग के अंदर। तो इसका ऑप्शन ए ठीक है। मंथली अलाउंसेस फॉर मेंटेनेंस और एंट्री मेंटेनेंस एंड एक्सपेंसेस फॉर प्रोसीडिंग आर पेबल। 189 के अंदर पूछ रहा है कि जो मंथली अलाउंसेस हैं मेंटेनेंस के लिए और जो एंट्री मेंटेनेंस है और एक्सपेंसेस हैं प्रोसीडिंग के, वो पेबल हैं किस दिन से?
ऑप्शन देता है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑर्डर, ये भी ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ द एप्लीकेशन इफ़ स्पेसिफिकली ऑर्डर, तो ये भी ठीक है। फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन इवन इफ़ नॉट स्पेसिफिकली ऑर्डर, तो ऐसा नहीं होगा, स्पेसिफिकली ऑर्डर करना पड़ेगा। बोथ ए एंड बी, तो ये ऑप्शन ठीक है, डी दोनों ही ठीक थी कि डेट ऑफ ऑर्डर से या फिर डेट ऑफ एप्लीकेशन से अगर स्पेसिफिकली कोर्ट के द्वारा ऑर्डर किया जाता है तो फिर उस दिन से जो अलाउंसेस होते हैं वो पेबल होते हैं। मंथली अलाउंसेस और इंटरिम मंथली अलाउंसेस कैन बी अल्टर्ड एज प्रोवाइडेड, कि ये जो मंथली अलाउंसेस दिए जा रहे हैं या फिर इंटरिम मंथली अलाउंसेस दिए जा रहे हैं, अल्टर किए जा सकते हैं कौन से सेक्शन के हिसाब से? तो ये सेक्शन 127 के हिसाब से अल्टर किए जा सकते हैं। ये पावर है कोर्ट को कि वो मंथली अलाउंसेस या फिर इंटरिम मंथली अलाउंसेस को अल्टर कर दे, चेंज कर दे। मतलब कंडीशंस चेंज होंगी तो ये जो अमाउंट है ये भी चेंज हो जाएगा। मान लीजिए जिससे मेंटेनेंस दिलाई जा रही थी, पहले वो बहुत ज़्यादा अर्न कर रहा था, अब नहीं कर रहा, तो फिर उस हिसाब से मेंटेनेंस दी जाती है, या फिर पहले बहुत कम कर रहा था, बहुत ज़्यादा कर रहा था, उस हिसाब से होता है। एन ऑर्डर फॉर मेंटेनेंस और इंटरिम अलाउंसेस कैन बी कैंसल्ड अंडर द सर्कमस्टांसेस स्टेटेड इन, तो कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है जहाँ पे जो मेंटेनेंस या फिर जो इंटरिम अलाउंसेस दिए जा रहे थे उनको कैंसिल किया जा सकता है, कौन से सेक्शन के अंदर वो दिए गए हैं? तो 125 सब सेक्शन 5 वाली कंडीशन में, 127 सब सेक्शन 2, 127 सब सेक्शन 3, तीनों के अंदर ही दिया गया, तो इसका ऑप्शन डी ठीक है। फिर पूछ रहा है प्रोसीडिंग अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी कैन बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द वाइफ इज रिजाइडिंग ऑन द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, जहाँ पे वाइफ रह रही है जिस दिन एप्लीकेशन लगाई गई है। कैन बी इंस्टीट्यूटेड वेयर द हस्बैंड रिजाइड और रिजाइडिंग ऑन द डेट ऑफ द एप्लीकेशन, जहाँ पे हस्बैंड रह रहा है। वेयर द हस्बैंड और द वाइफ लास्ट रिजाइड, जहाँ पे दोनों आखिरी में रहे। इधर ए और बी और सी, या फिर तीनों में से कोई भी ठीक है। तो यहाँ पे तीनों ही ठीक है, मतलब कि तीनों में से कोई भी चीज़ की जा सकती है, जहाँ वाइफ रही, जहाँ हस्बैंड रहा, या फिर दोनों में से दोनों के दोनों जहाँ पे लास्ट रिसाइड किए। फिर एप्लीकेशन फॉर इंटरिम मंथली अलाउंस एंड एक्सपेंसेस ऑफ द प्रोसीडिंग, ये जो एप्लीकेशन है इंटरिम मंथली अलाउंस की और एक्सपेंसेस के प्रोसीडिंग की, इसके बारे में पूछ रहा है। इज़ टू बी डिसाइडेड विद इन, ये 30 दिन के अंदर डिसाइड होनी चाहिए जिस दिन नोटिस सर्व हुआ है, 60 दिन के अंदर डिसाइडेड होनी चाहिए जिस दिन नोटिस सर्व हुआ है एप्लीकेशन के, तो ये ऑप्शन बी ठीक है कि 60 डेज़ के अंदर ये हो जानी चाहिए। फिर आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। पूछ रहा है अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी इम्प्रिजमेंट ऑफ द डिफ़ॉल्टर, जो 125 के अंदर इम्प्रिजमेंट है डिफ़ॉल्टर की, उसके बारे में पूछ रहा है। क्या कहता है? इज़ मोड ऑफ सेटिस्फाइंग द लायबिलिटी, की एक तरीका है जिससे लायबिलिटी को सेटिस्फाई किया जा सकता है। इज़ मोड ऑफ एनफोर्समेंट ओनली, तो यहाँ पे ये सिर्फ किस चीज़ का मोड है? इन्फोर्समेंट करने का मोड है, कि वो जो मेंटेनेंस है उसको पे कर दिया जाए। अगर वो उसको मतलब जेल भेजा भी जाता है, उसके बावजूद भी उसकी लायबिलिटी जो है वो ख़त्म नहीं होगी। ये सिर्फ एक तरीका है उसको एनफोर्स करवाने का। पीरियड ऑफ लिमिटेशन फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेंटेनेंस, जो पीरियड है लिमिटेशन का, जो इसके ऑर्डर हुए हैं उसको एग्जीक्यूट करने का, उसके बारे में पूछ रहा है कि कितना पीरियड है वो। 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑन विच इट बिकम्स ड्यू, ये ठीक है। तो मतलब 1 साल का ही टाइम होता है इसके अंदर, जिस दिन भी वो ऑर्डर ड्यू है तो उसके अंदर इसको एग्जीक्यूट करवा लिया चाहिए, मतलब लिमिटेशन है। इन केस वेयर एन इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग हैव बीन कंडक्टेड इन अ रॉन्ग प्लेस, जहाँ पे इंक्वायरी, ट्रायल और जो बाकी प्रोसीडिंग्स हैं वो गलत जगह पे हुई, तो ऐसे केस के अंदर क्या होगा? द इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग शैल बी वॉइड एब इनिशियो, की वो बिल्कुल शुरुआत से ख़त्म हो जाएगी। द इंक्वायरी, ट्रायल और अदर प्रोसीडिंग्स कैन नॉट बी सेट असाइड एज वॉइड अनलेस इट हैज़ बीन ओकेजन इन फेलियर ऑफ जस्टिस, तो उसका ऑप्शन बी ठीक है कि जब तक फेलियर ऑफ जस्टिस नहीं होगा तब तक उसको वॉइड नहीं किया जाएगा। उसके बाद पूछ रहा है कोर्ट ऑफ सेशन हैज़ द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू टेक कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस बाय वर्च्यू ऑफ, तो यहाँ पे कोर्ट ऑफ सेशन जो है उसके पास कौन से सेक्शन के अंदर ये पावर है कि वो कॉग्निजेंस ले सकता है ऑफेंस की एज अ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर, तो यहाँ पे इसका ऑप्शन बी ठीक है। वो 193 के अंदर एज अ ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन उसका कॉग्निजेंस ले सकता है सेशन कोर्ट ऑफ सेशन अंडर सेक्शन 199 ऑफ सीआरपीसी हैज़ द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन टू टेक कॉग्निजेंस, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस के बारे में पूछ रहा है कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा सेक्शन 199 के अंदर, तो वो रिटर्न कंप्लेंट के ऊपर होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा, तो इसके अंदर ऑप्शन डी ठीक है। इसके अंदर बोला गया कि रिटर्न कंप्लेंट के ऊपर होता है पब्लिक प्रोसिक्यूटर के द्वारा।
पीरियड ऑफ लिमिटेशन प्रेस्क्राइब फॉर मेकिंग अ कंप्लेंट टू कोर्ट ऑफ सेशन इन ओरिजिनल जुरिडिक्शन इस कितनी पीरियड ऑफ लिमिटेशन अगर कोर्ट ऑफ सेशन के पास एज अ ओरिजिनल जुरिडिक्शन अगर आपको अप्लाई करना है तो यहाँ पे ये पीरियड ऑफ लिमिटेशन 6 मंथ्स का है जिस दिन वो ऑफेंस कमिट हुआ है उसके अंदर। अंडर सेक्शन 188 ऑफ सीआरपीसी सैंक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज जो 188 सेक्शन के अंदर सीआरपीसी के जो सैंक्शन है सेंट्रल गवर्नमेंट का जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन देनी होती है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है कि नॉट अ कंडीशन प्रेसिडेंट फॉर टेकिंग कॉग्निजेंस कुड बी ऑब्टेन बिफोर ट्रायल बिगिन, तो इसको ट्रायल बिगिन होने से पहले लिया जा सकता है, तो इसका ऑप्शन बी ठीक है। फिर टेकिंग कॉग्निजेंस इज जो कॉग्निजेंस ली जा रही है इसके बारे में पूछ रहा है, ये क्या है? जुडिशियल फंक्शन है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव नहीं है, सुपरवाइजरी नहीं है, ये एक जुडिशियल फंक्शन है। फिर वाइल टेकिंग कॉग्निजेंस द कोर्ट टेक्स कॉग्निजेंस ऑफ, जब कॉग्निजेंस ली जा रही होती है तो उस वक्त जो कॉग्निजेंस होती है उसके बारे में पूछ रहा है किस चीज़ की कॉग्निजेंस कोर्ट लेता है, ऑफेंस की, ऑफेंडर की, ऑफेंडर अगर एक से ज़्यादा हैं तो या फिर सभी की, तो यहाँ पे वो ऑफेंस का कॉग्निजेंस लेता है कि संज्ञान लेता है जो अपराध हुआ है, तो उसका ऑप्शन ए ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर हम इतने ही करेंगे। अब हमारे टोटली 250 सीआरपीसी के एमसीक्यूज़ कंप्लीट हो गए, इसके अलावा हमारे जितने बचे हम टोटल 500 जितने एमसीक्यूज़ है वो कंप्लीट कर लेंगे। इसके लिए 3 वीडियोस और बनेंगी, तो उसके अंदर हमारे सीआरपीसी के एमसीक्यूज़ ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद हम एविडेंस एक्ट के एमसीक्यूज़ को स्टार्ट करेंगे।